यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी एंड जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी, वी विल डिस्कस अबाउट संस्कृति का आदर्श, समाज की विशिष्ट संस्कृति, संस्कृति का सामाजिकरण, संस्कृति की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड many more definition which define the culture. Now, before wasting the time, we will start our lecture. संस्कृति एक आदर्श रूप में हर समाज और समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। संस्कृति इसलिए भी आदर्श होती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को की देन न होकर संपूर्ण समूह के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। सामूहिक व्यवहार समूह द्वारा स्वीकृत होते हैं, इसलिए आदर्श माने जाते हैं। प्रत्येक समूह अपने सदस्यों से इन आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है। इन आदर्शों के पालन के लिए लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करता है। जैसे बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनके सामने झुकना, पांव छूना आदि। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है, व्यक्ति अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की तुलना एक भारतीय करता है, तो वह अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। संस्कृति व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होती है। जन्म के बाद मानव शिशु एक मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रवेश करता है। मानव का पालन पोषण किसी न किसी संस्कृति पर्यावरण में ही होता है। इसमें रहते हुए ही मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है। संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, जनरीतियों, भाषा, धर्म, कला आदि का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी कारण से अलग अलग संस्कृति में पले व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि उनका पालन पोषण भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। प्रोफेसर रुथ बेनेडिक्ट ने कहा है, व्यक्ति की संस्कृति उसे वह कच्चा माल प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि यह कच्चा माल अपर्याप्त है तो व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और यदि यह पर्याप्त है तो व्यक्ति को उसका सदुपयोग करने का अवसर मिल जाता है। स्पष्टतः व्यक्तित्व और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की निश्चित दिशा और स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। अगला बिंदु चर्चा करते हैं। संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण प्रत्येक समाज में विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक न होकर आपस में बंधे हुए रहते हैं, इसलिए ये व्यवस्थित और संतुलित होते हैं। जिन तत्वों से संस्कृति का निर्माण होता है वे आपस में अनर्गल रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे तत्वों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जुड़े हुए हैं। जब संस्कृति के किसी एक तत्व में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य तत्वों पर भी पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद संस्कृति के विभिन्न तत्व लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इससे संस्कृति में एकीकरण और संगठन पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा समस्त जीवन संगठित और संतुलित होता है, उसी प्रकार संस्कृति के सभी तत्व संकुल और प्रतिमान भी संतुलित और संगठित होते हैं। किसी भी तत्व का अस्तित्व अलग थलग रहकर नहीं होता है, बल्कि संगठन में होता है।
सरल, आदिम और ग्रामीण समाजों में संस्कृति की यह विशेषता अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगला बिंदु मैं चर्चा कर रहा हूँ, संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी है। महान मानवशास्त्री क्रोबर ने संस्कृति की चर्चा की है कि संस्कृति व्यक्ति और सावयवों से ऊपर है। यद्यपि संस्कृति का निर्माता स्वयं मानव है, परंतु जब संस्कृति का निर्माण हो जाता है तो वह व्यक्तियों से ऊपर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उस संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करता है। कोई भी अकेला व्यक्ति संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता है, बल्कि ये संपूर्ण समाज और संस्कृति की देन होती है। कभी कभी कुछ समाज सुधारक समाज में कुछ मूल्यों, परंपराओं और प्रथाओं में परिवर्तन अवश्य लाते हैं, लेकिन वे संपूर्ण संस्कृति को परिवर्तित नहीं कर सकते। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर संपूर्ण समाज और समूह की देन होती है। इसलिए इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। एक व्यक्ति न तो संस्कृति का निर्माण ही कर सकता है और न ही उसमें परिवर्तन ही ला सकता है। संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। सावयवी शब्द का प्रयोग मानव और अन्य जीवित प्राणियों के लिए किया जाता है। संस्कृति का निर्माण स्वयं मानव ने किया है। चूँकि मानव एक सावयव है, इसलिए उसके द्वारा निर्मित संस्कृति उससे अधिक होने के कारण अधिक सावयवी है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति। संस्कृति की धारणा को सरल रूप से स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने संस्कृति के सभी तत्वों को भौतिक और अभौतिक भागों में विभाजित किया है। यद्यपि यह विभाजन प्रमुख रूप से आगमन के नाम से संबंधित है, अन्य दूसरे समाजशास्त्रियों ने भी संस्कृति के इन भौतिक और अभौतिक पक्षों का दूसरे नामों में उल्लेख किया है। भौतिक और अभौतिक में अंतर क्या होती है? तो भौतिक संस्कृति मतलब कि मटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति मतलब नॉन मटेरियल कल्चर। एक स्तंभ में मैं भौतिक संस्कृति को और दूसरे स्तंभ में अभौतिक संस्कृति को मैं परस्पर व्याख्या करता हूँ। भौतिक संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी पदार्थों का समावेश होता है जो मूर्त हैं। इस प्रकार की संस्कृति मापनीय होती है। इसके विकास और पतन का निश्चित माप किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का निर्माण विचारों, विश्वासों और आदर्श नियमों से होने के कारण इसका रूप अमूर्त होता है। ये कारण है कि एक छोटी अवधि में अभौतिक संस्कृति में होने वाले किसी भी परिवर्तन को समझ सकना बहुत कठिन है। भौतिक संस्कृति इस अर्थ में सरल है, कोई भी व्यक्ति उपयोगिता के आधार पर इसके लाभ या हानि को समझ सकता है। अभौतिक संस्कृति की प्रकृति तुलनात्मक रूप से जटिल है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके विचार और विश्वास दूसरी संस्कृतियों से अच्छे या बुरे हैं। साधारणतः भौतिक संस्कृति में गुणात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। का तात्पर्य है कि भौतिक आविष्कारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है या किसी अवधि में परिवर्तन बिल्कुल रुक जाता है। कारण है कि काफ़ी प्रयत्न करने पर भी कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसके नए विचार या विश्वास पहले की तुलना में अच्छे हों। भौतिक संस्कृति वैकल्पिक है। ये हमारी इच्छा और साधनों पर निर्भर है। हम भौतिक संस्कृति के किन तत्वों को ग्रहण करें और किन्हें छोड़ दें। किसी विशेष तत्व को ग्रहण करने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति इस अर्थ में बाध्यतामूलक है। प्रत्येक व्यक्ति के इसी के अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है। अपने समाज के विश्वासों और नियमों की अवहेलना करने से व्यक्ति को सामाजिक दंड मिलने का भी भय रहता है। भौतिक संस्कृति परिवर्तनशील है। जब कभी भी व्यक्तियों की आवश्यकताएं बदलती हैं तो पुरानी वस्तुओं के स्थान पर नई वस्तुएं ग्रहण कर ली जाती हैं। परिवर्तन की यह गति साधारणतया काफ़ी तेज होती है। अभौतिक संस्कृति में स्थिरता का गुण है। व्यक्ति न केवल स्वयं ही इसमें किसी तरह का परिवर्तन करने से डरते हैं, बल्कि समाज के दूसरे सदस्य भी
उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। विशेष दशाओं में परिवर्तन यदि होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है। भौतिक संस्कृति बाह्य है, इसका मानवीय और सामाजिक गुणों से अधिक संबंध नहीं होता। यही कारण है कि इसमें वृद्धि होने से भौतिकवाद, व्यक्तिवादिता और औपचारिकता को प्रोत्साहन मिलता है। अभौतिक संस्कृति अपनी प्रकृति से स्वाभाविक और आंतरिक होती है। ये मानवीय गुणों, समाज के अंतिम लक्ष्यों और सामूहिकता को सबसे अधिक महत्व देती है। भौतिक संस्कृति कभी विशुद्ध नहीं होती। प्रत्येक समूह दूसरे समाजों में हुए अविकारों का सदैव लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। अभौतिक संस्कृति इस अर्थ में पृथकतावादी होती है क्योंकि प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बाहरी मिश्रण से बचाने का प्रयत्न करता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। सांस्कृतिक तत्व या लक्षण, सांस्कृतिक संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। सांस्कृतिक तत्व या गुण, कल्चर ट्रेट्स। संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे में संस्कृति तत्व सबसे छोटी इकाई है जो कार्यात्मक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। हॉवेल कहते हैं कि एक संस्कृति तत्व व्यवहार का एक प्रकार या इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप बनी एक भौतिक वस्तु है जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। नाउ द कल्चर कॉम्प्लेक्स। संस्कृति तत्वों की प्रकृति एक साथ मिलकर रहने की होती है। संस्कृति तत्व का पृथक रहकर कोई भी अस्तित्व नहीं है। साधारण रूप से कह सकते हैं कि जब कुछ संस्कृति तत्व एक व्यवस्थित क्रम में रहकर मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, उसकी किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो संस्कृति तत्वों के इसी गुच्छे को हम संस्कृति संकुल कहते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड कहते हैं कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों की वह संपूर्णता है जो अर्थपूर्ण अंतर संबंधों द्वारा परस्पर गुथे रहते हैं। नाउ द कल्चर पैटर्न। संस्कृति संकुल अपना कार्य शून्य में नहीं करते, बल्कि संपूर्ण संस्कृति के ढांचे में इनकी एक निश्चित स्थिति और कार्य होते हैं। ये संकुल ही परस्पर संबद्ध होकर किसी संस्कृति की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड का कथन है कि संपूर्ण संस्कृति में संस्कृति संकुल का व्यवस्थित रूप ही संस्कृति प्रतिमान है। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। अनेक सांस्कृतिक तत्वों के योग से संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। सांस्कृतिक तत्व और संकुल कार्यात्मक रूप से संबंधित होकर जब किसी सार्थक उपादान का निर्माण करते हैं तो वह सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान में संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हर्ष कोविट्ज कहते हैं, संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके का संबद्धता, निरंतरता और विशिष्टता प्रदान करता है। विवाह एक प्रतिमान है जिसमें दूल्हा दुल्हन, मिठाई, लड्डू, कुर्सी, लाइट आदि तत्व हैं। शादी में साज सज्जा किसी एक तत्व से न होकर अनेक तत्वों से होती है, अतः साज सज्जा एक संकुल हुआ। इसी प्रकार अनेक संकुल, भोजन संकुल, स्वागत संकुल, फेरों का संकुल, विदा संकुल आदि अनेक संकुल होते हैं जो मिलकर विवाह प्रतिमान को बनाते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों का अर्थपूर्ण योग संस्कृति संकुल कहलाता है। संस्कृति संकुलों व्यवस्थित और अर्थपूर्ण योग संस्कृति प्रतिमान की रचना करते हैं। संस्कृति प्रतिमान ही समाज की संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसीलिए संस्कृति प्रतिमानों की संपूर्ण व्यवस्था ही संस्कृति है। संस्कृति प्रतिमानों के माध्यम से हम संस्कृति की विशेषताओं को सरलतापूर्वक समझते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संयुक्त परिवार, जाति, धार्मिक सामाजिक विभिन्नता, आध्यात्मिक जीवन दर्शन और सभी संस्कृति प्रतिमान में शामिल है। नाउ कल्चर एरिया। संस्कृति का विस्तार।
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का संस्कृति का विस्तार होता है। संस्कृति के भौगोलिक पक्ष का भी संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक होगा। संस्कृति क्षेत्र का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ एक विशेष संस्कृति पाई जाती है। क्लार्क विस्लर ने सर्वप्रथम संस्कृति क्षेत्र की क्रमबद्ध विवेचना करते हुए संक्षेप में कहा है कि संस्कृति क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है जहाँ समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाली अनेक स्वतंत्र जनजातियाँ या समूह निवास करते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। आगबर्न ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक पिछड़ा अथवा सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत को प्रस्तुत किया। संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक और अभौतिक तत्वों से। लैग का तात्पर्य पिछड़ना या पीछे रह जाना है। संपूर्ण संस्कृति में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ कहते हैं। आगमन कहते हैं जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति परिवर्तन की दौड़ में पीछे रह जाती है तो इस दशा को सांस्कृतिक पिछड़ या विलंबन कहते हैं। 1947 में अपनी एक अन्य पुस्तक हैंड ऑफ सोशियोलॉजी में आगमन ने सांस्कृतिक पिछड़ की परिभाषा को बताते हुए कहा कि सांस्कृतिक पिछड़ और तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान होता है। भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में कम परिवर्तन होने की स्थिति को ही हम सांस्कृतिक पिछड़ नहीं कहते हैं, बल्कि संस्कृति के दोनों भागों में से किसी भी एक भाग के दूसरे से आगे निकल जाने की स्थिति को सांस्कृतिक पिछड़ कहा जाता है। नाउ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग समान अर्थों में होता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के विद्वानों ने सभ्यता और संस्कृति को दो पृथक अवधारणा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका विवरण पूर्णतया दर्शन पर आधारित था। इनके अनुसार संस्कृति का संबंध शिष्टाचार और मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है, जबकि सभ्यता का अर्थ कला और विज्ञान की विकसित अवस्था से है। समाजशास्त्रीय रूप से सभ्यता और संस्कृति इस अर्थ से भिन्न है। संस्कृति का संबंध सामाजिक जीवन के विचारात्मक पक्ष से है, लेकिन सभ्यता विशेष रूप से भौतिक पक्ष से संबंधित है। मैकाइवर और पेज ने 4 आधारों पर सभ्यता और संस्कृति के अंतर को बताया है। सभ्यता की माप संभव है, संस्कृति की नहीं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन से ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को नहीं। यद्यपि मैकाइवर ने इस अंतर को पृथक रूप से स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें ये समझना होगा कि संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता साधन। मैकाइवर ने सभ्यता और संस्कृति के परस्पर संबंध को बताया है कि सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं की शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। संस्कृति सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। कल्चर रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। कल्चरल लैग, विलियम आगबर्न की पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। संस्कृति के दोनों भागों भौतिक अभौतिक का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। भौतिक संस्कृति विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति का इस प्रकार पिछड़ जाना सांस्कृतिक विलंबन या कल्चरल लैग कहलाता है। मैकाइवर और पेज ने सांस्कृतिक विलंबन संबंधी आगबर्न के विचारों को नकार दिया है और उन्हें कहना है
कि प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में इतना अधिक विकास हो जाता है कि दूसरा हिस्सा पीछे रह जाता है। समस्या भौतिक और अभौतिक संस्कृति के असंतुलन की नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के विकास में सामंजस्य नहीं रहता है। असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसे मैकाइवर और पेज प्रौद्योगिकी विलंबना या टेक्नोलॉजिकल लैग कहते हैं। नाउ द कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। संस्कृति सापेक्षवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी संस्कृति को उसके अपने संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। एक संस्कृति के विश्लेषण में दूसरी संस्कृतियों के मापक नहीं लगाए जाने चाहिए। हर्शकोविट्ज़ ने संस्कृति सापेक्षवाद को समझाया है, कहा है, नवाचार या नवीनीकरण, इनोवेशन। बार्नेट ने संस्कृति परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए नवीनीकरण या नवाचार का सहारा लिया है। जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों और खोज के द्वारा होते हैं तो उसे नवाचार या नवीनीकरण कहते हैं। नवीन आविष्कार कोई समूह स्वयं ही कर सकता है या अन्य समूह से भी अपना सकता है। हर्शकोविट्ज़ का मत है, नवाचार में पुराने कार्य नए तरीकों से किए जाते हैं या उनमें संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। बार्नेट कहते हैं कि नवाचार मानव के अभावों के कारण पैदा होते हैं। नाउ इनकल्चरेशन, संस्कृति ग्रहण। समाज में संस्कृति को जीवित रखने और स्वयं को बनाए रखने की प्रवृत्ति संस्कृति ग्रहण कहलाती है। हर्शकोविट्ज़ कहते हैं कि जब एक बढ़ता हुआ बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो उस प्रक्रिया को संस्कृति ग्रहण कहते हैं। एक्कल्चरेशन, पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को पारस्परिक संपर्क और अंतःक्रियाओं द्वारा ग्रहण करता है। जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृतिकरण कहा जाता है। इडॉस या सांस्कृतिक समूर्तता। इडोज और इथॉस अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने 1936 में अपनी पुस्तक नॉवेन में किया है। इडोज एवं इथॉस ग्रीक भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है स्वरूप और आंतरिक चरित्र। बेटसन ने कहा है कि संस्कृति के बाहरी रूपांकन को इडोज कहा जाता है। संस्कृति के मूल तत्वों से निर्मित नेटवर्क या समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण बाहरी स्वरूप ही इडोज को प्रकट करता है। इथॉस या आंतरिक चरित्र। बेटसन ने न्यू गिनी की एक जनजाति की संस्कृति के विश्लेषण में नॉवेन 1936 इथॉस और इडोस का वर्णन किया है। इथॉस संस्कृति के आंतरिक मूल भाव को प्रतिबिंबित करने वाली अवधारणा है। किसी भी संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान इथॉस द्वारा ही बनती है। यह संस्कृति के भावात्मक पक्ष को उजागर करता है। इथॉस और इडोज दोनों परस्पर जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। इथॉस किसी संस्कृति की जीवन शैली की संपूर्णता का परिचायक है जो एक समूह को दूसरे समूह से विशेषकर उनके मूल्यों के अंतर को प्रदर्शित करता है। इथॉस और इडोज का प्रयोग क्रोबर ने भी संस्कृति के विश्लेषण में किया है। नाउ द कल्चरल डिटर्मिनिज्म, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। इसके अंतर्गत समाज की विभिन्न प्रघटनाओं जैसे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतर्संबंध, राजनैतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रक्रिया का विश्लेषण संबद्ध समाज की संस्कृति के आधार पर किया जाता है। आकबर ने उल्लेख किया है इसका। नाउ द कल्चरल कैपिटल, इस अवधारणा को फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू ने प्रस्तुत किया है। ज्ञान और विचारों की संपदा को सांस्कृतिक पूंजी कहते हैं। सांस्कृतिक अभिसरण वह स्थिति जिसमें दो या अधिक संस्कृतियों के अंतर्गत समान प्रजातिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों में स्वतंत्र विकास की स्थिति को सांस्कृतिक अभिसरण कहते हैं। नाउ कल्चरल थीम्स, सांस्कृतिक मान्यताएं वे प्रेरक तत्व हैं जो किसी समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के मूल में निहित रहती हैं।
एम ओपलर ने अपाचे लोगों के अध्ययन में इस अवधारणा का प्रयोग किया है। नाउ द ट्रांसकल्चरेशन, जब दो संस्कृतियों में परस्पर सांस्कृतिक तत्वों या लक्षणों और संस्कृति संकुलों का विनिमय होता है तो उसे अंतर संस्कृतिकरण कहा जाता है। अंतर संस्कृतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के तत्वों को कम या अधिक मात्रा में ग्रहण करें। नाउ द कल्चरल डिफ्यूज़न, संस्कृति के लक्षणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित या विस्तृत होना संस्कृति प्रसार कहलाता है। ये एक तरफा प्रक्रिया है, जबकि अंतर संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। ना तो काउंटर कल्चर, इस अवधारणा का प्रयोग मिल्टन सिंगर द्वारा किया गया है। ये उस समूह की संस्कृति के लिए प्रयुक्त होती है जिसकी संस्कृति प्रचलित संस्कृति से भिन्न ही नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण होती है। प्रकट और अप्रकट संस्कृति तत्व, प्रसिद्ध मानवशास्त्री क्लॉड क्लूखौन ने इस अवधारणाओं का प्रयोग किया है। यह अवधारणा क्रमशः भौतिक और अभौतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। क्लूखौन ने संस्कृति के बाह्य तत्वों को प्रकट और अमूर्त आंतरिक तत्वों को अप्रकट सांस्कृतिक तत्व कहा है। सांस्कृतिक क्रांति, किसी सामाजिक व्यवस्था में स्थापित सांस्कृतिक परिवेश को समाप्त कर नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना सांस्कृतिक क्रांति है, जिसमें सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक क्रांति तीव्र परिवर्तन को दर्शाती है। नाउ द कल्चरल चेंज, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अतीत की संस्कृति के विभिन्न पक्षों में संशोधन कर अथवा अस्वीकृत कर नवीन पक्षों को स्थापित किया जाता है, यह एक बृहद अवधारणा है। नाउ कल्चरल एम्पेरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, किसी राजनीतिक शक्ति का वह रूप जिसके अंतर्गत वह शक्तिशाली राज्य या समूह अपने अधीन राज्य या समूह पर अपनी संस्कृति को बलात् लागू करता है, सांस्कृतिक समाजवाद कहलाता है। इसके बाद कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल मैटेरियलिज्म, कल्चरल ऑसिलेशन, कल्चरल सेटिस्फैक्शन, कल्चरल सर्वाइवल, कल्चरल टैक्सोनॉमी, कल्चरल साइकिल, कल्चरल जीनियस और कल्चर ऑफ पुअर्टी। नाउ वी विल डिस्कस कल्चरोलॉजी, सांस्कृतिक घटनाओं प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक रूप में अध्ययन और व्याख्या किए जाने की विधा को संस्कृति शास्त्र कहते हैं। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन रसायन शास्त्री दार्शनिक डब्ल्यू ओस्टवाल्ड ने करते हुए संस्कृति शास्त्र एवं समाजशास्त्र में अंतर बताया है। अमेरिकी मानवशास्त्री लेस्ली वाइट ने इसका स्वतंत्र प्रयोग मानवशास्त्र में 1939 में किया। वाइट के अनुसार संस्कृति शास्त्र संस्कृति का विज्ञान है। इस प्रकार से समाजशास्त्र का ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, कल्चर। अब अगले चैप्टर को हम शुरू करेंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल की सोशोलॉजी को स्टार्ट करता है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अगले लेक्चर से हम ग्रेजुएशन लेवल की सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कॉमटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक शेयर करें, खुद भी आप पढ़ें, इसका लाभ लें। सोशोलॉजी के अलावा भी बहुत से विषयों पर लेक्चर्स कॉमटेरिया पे आते रहेंगे। कॉमटेरिया का उद्देश्य है कि यूपी पीजीटी में और यूपीजीएससी प्रवक्ता में आपको सफलता प्राप्त कराए और बराबर सोशोलॉजी के लेक्चर्स देखते रहें। कॉमटेरिया लेक्चर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हर हर महादेव।